श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग, आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और यह में जो डेटा लिए गए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। दैनिक पंचांग के पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुसार अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ अंतिम भाग जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन होगा उसका उसकी भी प्रस्तुति अलग से अंग्रेजी में कुछ दर्शकों के अनुरोध पर अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ, दैनिक पंचांग की तरफ। और पंचांग के मुख्य बिंदु पर जाने के पूर्व हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि पंचांग के हमारे जीवन में महत्ता क्या है। हम जैसा जानते हैं पंचांग शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग की हम भूमिका को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके करते हैं और पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग साझा करें, ताकि उन्हें भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को सफल और समृद्ध हो। तो चलिए पंचांग के मुख्य बिंदु पर चलते। यह दैनिक पंचांग 5 भागों में प्रस्तुत है और ये 5 भाग में पहला भाग पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों का गोचर से संबंधित है। जो लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत करते हैं उसमें पंचांग और मुहूर्त केवल होते हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार का आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जो चंद्रमा के नक्षत्र में के अनुसार जाना जाता है कि चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में थे और आज किस नक्षत्र में है। यह इसे तारा बलम कहा जाता है और यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तीसरा भाग जो है जब जन्म राशि में के अनुसार आज कैसा दिन होगा, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में थे और या है, जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा किस राशि में है और आज चंद्रमा किस राशि से गोचर कर रहे हैं, इसके अनुसार देखते हैं, जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। चौथा भाग चौघड़िया का है, जो शुभ और अशुभ काल विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है और यह दिखाया जाता है। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं अपने पहले भाग।
स्वागत है आपका पहले भाग। दिनांक 11 जुलाई 2025, महासार पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5136 वर्ष। सूर्योदय 5:06 पर, सूर्यास्त 6:44। सनराइज एट 5:06 AM, सनसेट एट 6:44 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुफल है। आज का पंचांग के पांचवा अंक, वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 2:08 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 5:56 तक पूर्वाषाढ़ा, उसके बाद उत्तराषाढ़। योग रात्रि के 8:45 तक वैधृति, उसके बाद वृषकुंभ, और करण अपराह्न 2:10 तक बालव, तत्पश्चात देर रात्रि 2:08 तक कौलव और फिर कैथिल। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि उनका वास कहाँ है आज। तो शिव का वास जब तक प्रतिपदा है, यानी देर रात्रि 2:08 तक, तब तक वे माँ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। उसके बाद वे क्रीड़ा स्थल सभा में रहते हैं। द्वितीय जब तक है तब तक सभा स्थल में रहते हैं, और जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:22 तक। अमृत काल देर रात्रि 0:01 से 1:40 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:06 तक। गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:03 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:16। तो ये रहे आज के शुभ मुहूर्त। यहाँ हम बताते चले कि रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 10:13 से 11:56 तक दिन में। और राहु काल के अशुभता को देखते हुए हमने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर यूट्यूब पर पोस्ट किया है, जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है किसी भी कार्यक्रम को, साप्ताहिक कार्यक्रम को बनाने में, और उसमें शुभता सुनिश्चित करने के लिए, ताकि राहु काल के अंतर्गत कोई भी कार्यारंभ नहीं किए जाए। तो चलिए, आपके लिए उपयोगी होगा, आप जरूर देखेंगे, नोट कर लेंगे और उसका उपयोग करेंगे। तो आज का गुलिक काल प्रातः 6:48 से 8:31 तक। यमगंड अपराह्न 3:19 से अपराह्न 5:02 तक। वर्ज अपराह्न 2:09 से 3:48। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को यदि देखते हैं तो चंद्रमा आज दिन के 1:08 पर, 12:08 पर वे राशि परिवर्तन करने वाले, जब वे वर्तमान धनु राशि से वे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इसलिए अंश के अनुसार चंद्रमा क्षीण है, शक्ति थोड़ा कम है। शेष ग्रह अंश के अनुसार शक्तिशाली है। सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। और आज चंद्रदेव, राहु और केतु देव, ये तीन ग्रह कमजोर अवस्था में है, ओल्ड एज में। ग्रहों की राशि इस प्रकार, ग्रहों की राशियों के अनुसार यदि देखें, सभी ग्रह से उसी तरह से हैं जो कल में थे, क्योंकि राशि परिवर्तन आज के दिन के 12:08 पर होगा।
तो मित्र नक्षत्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 3 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह, और ये एक ग्रह शुक्र देव। इस प्रकार मंगल देव को छोड़, क्योंकि मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, मंगल देव को छोड़ शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। केवल सूर्य और बृहस्पति ऐसे 2 ग्रह हैं जिनकी राशियों में दो दो ग्रह। ग्रह और नक्षत्रों के संबंध में यदि हम देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह, क्रमशः बुध और शनिदेव। और बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। केतु और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और इसलिए स्वतंत्र ग्रह। तेईस ग्रहों के नक्षत्र में शुक्र देव के नक्षत्र में दो, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो, और शेष बचे ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों आकाश की आकाशीय स्थिति, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। ग्रहों के इस माह का गोचर की स्थिति यदि देखें तो सूर्यदेव पहले ग्रह होंगे, जो कि 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव 19 जुलाई से अस्त रहेंगे, और चंद्रदेव 24 जुलाई से। तो इस माह में जो राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं वे हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगल। जो अस्त ग्रह होने वाले हैं वे हैं बुधदेव और चंद्रदेव, और जो बकरी ग्रह इस माह में होने वाले हैं वे हैं शनिदेव और बुध। ये दोनों जो ग्रह बकरी होंगे वो इस माह भर पूरा बकरी रहेंगे। बल्कि शनिदेव नवंबर के अंतिम में मार्गी होंगे, और बुध देव अगस्त के मध्य। तो ये रहे हमारे ग्रहों की गोचर तालिका। और इस माह में बृहस्पति, शनि, राहु और केतु का नक्षत्र परिवर्तन नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार फल देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर जिस नक्षत्र में होता है उसे कॉलम में दर्शाया जाता है, और आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस स्थिति में होती है, जिस नक्षत्र में होते हैं, उसे रो में दिखाया जाता है। यह इसे ताराबलम कहा जाता है। यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नव यह बताते चले आपको यहाँ पर कि चंद्रमा या कोई भी ग्रह का मन जो होता है नक्षत्र होता है, यानी वे नक्षत्र के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए नक्षत्र के अनुसार ही चंद्रमा को देखा जाता है। नव तारा चक्र पद्धति इसी का जिस पर यह आधारित है, वह सामान्य परिस्थिति में सभी का कुछ विशेष कार्यों के लिए वो उपयुक्त है। जैसे काफी उपयोगी है। हम तात्पर्य यह है कि जातक के पूरे जीवन के बारे में वह बताता है, जबकि तारा बल जो उसी पद्धति पर आधारित है वह केवल चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य और नव तारा चक्र सभी ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में है, और पूरे जीवन के लिए जातक के लिए उपयोगी हो। तो चंद्रमा नव तारा बल को तो हम बता दिए कि चंद्रमा के गोचर के अनुसार होगा। नव तारा चक्र पद्धति जो है वह जातक को दशा महादशा में कैसा परिणाम होगा, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से पीड़ादायक होंगे, बाधक होंगे आदि अग्रिम अगर पता चलता है जातक को, तो शुभ कार्य शुभ समय में कर सकता है, और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए वह तैयार रहता है, जिससे पीड़ा कम हो।
साथ ही साथ जन्म कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति बनती है जबकि ग्रह आपके बहुत अच्छे स्थिति में होते हैं परंतु फल अच्छे नहीं देते। यह कारण नवतारा चक्र पद्धति, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार यदि ग्रह पीड़ादायक है फिर आपके हमारे नवतारा चक्र हमारे जन्म कुंडली में वे भाग्य भाव के स्वामी भी बनकर अच्छा फल नहीं देगा। तीसरा जो बहुत उपयोगी ये होता है कि हम जन्म पूरे आजीवन कुछ लोगों से मिलते रहते हैं, चाहे घर में, रिश्तेदार में, समाज में, कार्यस्थल पर, बिजनेस में। ये यदि हम जान जाएं कि वो जातक का नक्षत्र क्या है किसी का और उससे तालमेल करें तो पता चलेगा कि हम उसके लिए लाभकारी हैं और वह हमारे लिए लाभकारी है या नहीं। ऐसी भी हो सकती स्थिति कि हम लाभकारी हो, वह हमारे लिए पीड़ादायक हो, या उल्टा भी हो सकता। तो आप आखिरी में अगर पता चलता है तो उसी तरह से उपाय कर सकते हैं, उसी अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। और इसी के अनुसार यह भी देखा जा आकलन किया जा सकता है कि पिता पुत्र का संबंध कैसा हो। और यदि पीड़ादायक है, अशुभकारी है, तो फिर उम्मीद कैसे, और अपने आप को चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही नवतारा चक्र पद्धति हम आपको शक्ति देता है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी है, सटीक है, और इसलिए इसका उसकी उपयोगिता के मद्देनजर हमने अलग वीडियो पोस्ट किया है और आपके अनुरोध पर उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है कि नवतारा चक्र पद्धति कैसे निकालते हैं, गणना कैसे करते हैं। साथ ही साथ नवतारा चक्र पद्धति पर कुछ कुंडलियां हमने रखी है और विशेषकर भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी हमने रखी। ये सभी को पता है कि आपस का संबंध कैसा था और नवतारा चक्र पद्धति से हम निकालने का कोशिश करते हैं कि उनके साथ आपस के संबंध कैसे। और इसलिए हम ये कहते हैं कि नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है, सटीक पद्धति है किसी भी चीज को जानने की। तो चलिए संक्षेप में हम बताते हैं कि नवतारा चक्र पद्धति है क्या और कैसे कार्य करते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों को जो ग्रह जो कि ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को कैसे ग्रहों से जोड़ा जाए। इसे तो सभी नक्षत्रों को नौ नौ भागों में बांटकर 3 श्रेणियों में रखा गया। पहले श्रेणी में 1 से 9 नक्षत्र, दूसरे में 10वां से 18वां, तीसरे से 19वां से 27। और इस प्रकार 3 समूह बने। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह बने, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। ये इनको क्रम में इसी तरह से रखा गया। और सभी पहले क्रम में यानी हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए, यानी पहला, 10वां और 20वां नक्षत्र, उनको केतु देव से जोड़ा गया पहले ग्रह से। और इसी क्रम में दूसरे ग्रह के साथ दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र क्रमशः भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा बने हुए और वे शुक्र के साथ समझ हुए जो दूसरा ग्रह। और यही क्रम संख्या बनाई, इसी क्रम संख्या में आगे बढ़ते हुए 9वां ग्रह बुधदेव को 9वां नक्षत्र श्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती मिला। और इस प्रकार हम कहते हैं कि ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ा गया। इस सारणी को आप याद रखें क्योंकि अगली जो प्रस्तुति है, अभी जो बताने जा रहा हूं कि फलित कैसे करें। तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हैं, उनके नक्षत्र समूह के जो स्वामी बने
वे आपके लिए पहला ग्रह होंगे। और जो पहला ग्रह होता है मिश्रित फल देता है। शुभ और अशुभ, हानि लाभ, पीड़ा और सुख, ये सभी मिलता है। तो वहां से जो गणना आरंभ की जाती है, तो वहां से गणना आरंभ करने पर तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बनते हैं वे पीड़ादायक, अति पीड़ादायक और असह्य पीड़ादायक देते हैं। जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है, यानी पहला के बाद तीसरा, पांचवा, फिर सातवां, यह क्रम संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे पीड़ा की इंटेंसिटी या मात्रा बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार दूसरा, जो पहला ग्रह से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह शुभकारी होते हैं, अति मित्र मित्र होते हैं, साधक, क्षेम, संपत आदि होते हैं। तो यह नवतारा चक्र पद्धति को फलित करने का तरीका है। अब आपको हम ले चलते हैं, अब आपको हम छोड़ते हैं आप पर कि आप अपने जन्म कुंडली से निकालिए, नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार आप अपना फलित देखिए कि कब कब आपके कठिन समय आने वाले हैं। आपके जीवन में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको शुभकारी नहीं है, तो मानसिक रूप से तैयार रहें। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपका फायदा उठाएं, आपको फायदा ना मिले। तो आप सावधान रहें, ताकि आपको मानसिक ग्लानि या संतोष या तकलीफ, पीड़ा आदि नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का गोचर देखते हैं कि चंद्रमा आज गोचर कहां कर। तो चंद्रमा आज 5:56 सुबह तक, यानी सूर्योदय के कुछ देर बाद तक वे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप देखें तो उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ होगा, तो उनके लिए चंद्रमा आज जन्म के नक्षत्र में है, क्योंकि दूसरा नक्षत्र जो होता है जिसमें चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और जातक का जन्म दूसरा ग्रह है, तो वे जन्म नक्षत्र में आए और यह पीड़ादायक और मिश्रित फल दे सकते। वहीं इसके बाद चंद्रमा संपत में आते हैं, और जैसे ही संपत में आते हैं 5:56 के बाद, तो वे संपत में नहीं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आते हैं। और जैसे ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 5:56 के बाद आते हैं, तो भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के में जातक के लिए यह संपत का कारक होता है। दूसरा ग्रह यदि हम नक्षत्र लें, तो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के लिए पहली अवधि जो होती है प्रत्येरी की होती है, वह तकलीफदायक है। और उसके बाद साधक की होती है जो शुभकारी। और इस तरह से हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक क्या आज का दिन कैसा होगा यह देख सकते। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति, थोड़ा विस्तार में रहा, क्योंकि इस पर आपको जब तक बताते नहीं तब तक इसका की उपयोगिता नहीं होती और आपका मनोबल नहीं बढ़ता। तो चलिए, नौ तारा चक्र पद्धति को जरूर सुने, उसको उपयोग में लाएं, समझें, उपयोग में लाएं, ताकि आपका हित ही और हित ही अशुभकारी स्थिति न बने। तो अब हम चलते हैं तीसरे भाग में। दूसरा, हाँ, first unlock your phone. If you update your lock screen settings, next time I can help with this when your screen is locked. दूसरे भाग में जब हम चलते हैं, तीसरे भाग में जाने के पूर्व कुछ लोगों का विचार आया था, सुझाव आया था कि जब आज हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, पर उदाहरण स्वरूप यदि किसी जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में, आर्द्रा या सतविसा नक्षत्र में होता है, तो दूसरा भाग जो है शुभ नहीं है, नैथन्य है। तो वैसी स्थिति में कोई शुभ काम करने हैं तो क्या करना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले सलाह देते हैं कि जब भी अशुभकारी स्थिति हो, आप उस कार्य को टालें दूसरे दिन के लिए, दूसरे पल के लिए।
जब वो शुभकारी स्थिति बने तभी आप करें। फिर भी यदि मजबूरी बस करना पड़े तो जन्म अगर नक्षत्र में पड़ रहा है आपका, आपका जो चंद्रमा जन्म नक्षत्र में यदि हुए हैं तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरि में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य यदि है तो उस मुहूर्त को त्याग दें। और बहुत बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। पुनः बता दें कि यह परिहार जो है अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। अभी तक इसकी उपयोगिता हमें नहीं मिली है, कहीं किसी से हमें यह पता नहीं चल पाया है कि अभी ये कारीगर है या नहीं। इसलिए हम सुझाव देते हैं रिस्क नहीं लें, जब भी अशुभ मुहूर्त हो तो उसे त्याग। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगली प्रस्तुति में चलते हैं, जो चंद्रमा आज जिस राशि में गोचर करेंगे उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा जन्म कुंडली में आपके जिस राशि में है और जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार इस फल को देखते हैं, इसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो चंद्रमा 12:08 तक धनु राशि में है, उसके बाद वे मकर राशि में जाते हैं, और आज उनका राशि परिवर्तन है। इसलिए पहले भाग में जब तक चंद्रमा धनु राशि में है, प्रातः 5:08 तक, दिन के 12:08 तक मिथुन राशि, मिथुन, कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। वहीं उसके तत्पश्चात जब चंद्रमा मकर राशि में जाते हैं तो मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो शेष ग्रह में जहाँ इष्ट देव का ध्यान है हरे करने का है, आपसे आग्रह है कि इष्ट देव का ध्यान धरें, क्योंकि अशुभता की स्थिति हो सकती है। और जहाँ अशुभ है वे सावधान रहें आज के दिन। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको पुनः बताते चलते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में है, कि आपके जन्म कुंडली में वही आपकी राशि है, उसी के अनुसार देखा जाता है, लगन के अनुसार या सूर्य कुंडली के अनुसार नहीं। अब आपको हम चौथे भाग में ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष पर आधारित है। यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि किसी भी यह शुभ और अशुभ का समय दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या नया कार्य को आरंभ करना हो। ये किसी भी काम को करने के लिए इस जो अवधि है चौघड़िया, इसे देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे या नहीं देख पाया हो तो शुभ काम अपने कार्य में शुभता लाने हैं तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना। तो चलिए हम आपको चौघड़िया पर संक्षिप्त परिचय देते हैं, क्योंकि विस्तार से हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी चौघड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर डाल चुके हैं और वहां रखे हैं। तो चौघड़िया, दिन का चौघड़िया 8 होता है, रात का चौघड़िया 8 होता है, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया हुए। और 7 चौघड़ जो 8वां चौघड़िया होता है उसकी जो पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति होती है। जो सूर्योदय के समय जो चौघड़िया होता है वो सूर्यास्त के समय भी होता है। रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया होता है रात्रि समाप्ति के समय भी वही चौघड़िया होता है। तो आज का जो 7 चौघड़िया हुए उनका सातों का संबंध 7 दिनों से हुआ। और ये 7 दिन के का संबंध 7 ग्रहों से है, क्योंकि 7 दिनों के स्वामी विभिन्न ग्रह बनते हैं, और ये सभी 7 ग्रह किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए काफी उपयोगी होते हैं, अधिकृत हैं। उनको इस काम को करने के लिए अंश के अनुसार इनके काम मिलता है, काम करते हैं, अंश के अनुसार शुभकारी कार्य होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया को हम कह सकते हैं कि कोई विशेष कार्य करने के लिए वो अधिकृत है या उपयोगी है। और इसकी उपयोगिता को पूरा बताते हैं, इसकी उपयोगिता को देखते हुए अपने हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी में हम चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर रखा है। आशा करते हैं आप इसका उपयोग भरपूर कर पा रहे होंगे और करेंगे। आज के चौघड़िया के संदर्भ में जाने के पूर्व हम आपको बता दें
कि दिन का चौघड़िया वार बेला काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। इसलिए इसे त्याग करना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यों में शुभता का नामो निशान नहीं, अशुभता ज्यादा हो। आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया, क्योंकि दिन आज का शुक्रवार है, चर चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, चर चौघड़िया से दिन समाप्त भी हो रहा है, और रात्रि का चौघड़िया रोग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है और रोग चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। ये रोग चौघड़िया मंगल का चौघड़िया, और चर चौघड़िया शुक्र का चौघड़िया है। और दिन में अमृत चौघड़िया जो 8:31 बजे से 10:13 तक है, और काल चौघड़िया जो 10:13 से 11:55 तक है, वे अशुभ है। वार वेला और राहु काल से ग्रसित है, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। रात्रि का चौघड़िया 9:19 से 10:37 तक काल रात्रि से ग्रसित है, इसलिए इनका भी त्याग करना, तेज चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। पांचवें भाग में आपको अब लेकर चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक तक कार्य करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जन्म तिथि के अनुसार ये होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो जन्म तिथि केवल तिथि हमें चाहिए आपका अंक शास्त्र के अनुसार फलित करने के लिए। और एक से अंक अंक शास्त्र के अनुसार 1 से 9 तक अंक होते हैं, जो एकल अंक में होते हैं, उन्हीं का उपयोग किया जाता है। शून्य का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ निश्चितता को दर्शाता है। इसलिए 1 से 9 अंक का उपयोग किया जाता है। यदि कंपाउंड नंबर हमें कोई मिलते हैं जिसमें एक से ज्यादा अंक मिलते हैं, तो उन अंक में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़ दिया जाता है और एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है। 1 से 9 के बीच के अंक को देखेंगे तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्यम अंक होता है। यह शक्तिशाली अंक होता है, क्योंकि दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। इसलिए पांचवा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पांच नौ नंबर अंकों को के स्वामी विभिन्न ग्रह बनते हैं। पहला के सूर्य, दूसरा के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इस प्रकार ग्रह के अंकों के शासक ग्रह बने। अंकों के राज दरबार में एक अंक राजा का होता है, दूसरा रानी का, तीसरा गुरु का, चौथा शरारती तत्व का, पांचवा राजकुमार का, छठा मंत्री का जो सुख दे, सातवां धर्मगुरु का, आठवां कार्यपालक या न्यायपालिका का, और आठवां सेनापति या चिकित्सक। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन से अंकों का आपस में तारों का जिनका संबंध है, शुभकारी वे वहां पर फलित होते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 1 और 2 का संबंध आपस में काफी अच्छा होना चाहिए, राजा और रानी का, या 2 और 1 का, उसी तरह से 5 और 1 का, और 1 और 5 का संबंध सुंदर होना चाहिए, मित्रता का होना चाहिए। वहीं 1 और 9 का संबंध मित्रता का होगा, किंतु 2 और 9 का संबंध मित्रता का नहीं हो, 3 और 9 का संबंध मित्रता का नहीं हो। इस तरह से हम फलित देखते हैं। फिर हमें अंकों की जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म पत्रिका में हमें जो ईश्वर द्वारा जो हमें अंक मिलते हैं जन्म तिथि, माह और वर्ष के रूप में, उससे हम मूलांक निकालते हैं जन्म तिथि का योग करके, और भाग्यांक निकालते हैं जन्म तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके। और ये इनका आपस में तालमेल रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मूलांक को ड्राइवर कहा जाता है और भाग्यांक को कंडक्टर कहा जाता है। किसी भी जीवन के नैया को या किसी भी बस को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल चाहिए। इसलिए जीवन के नैया को भी चलाने के लिए, जीवन के बस को चलाने के लिए हमें ड्राइवर और कंडक्टर का तालमेल चाहिए। और उसके बाद जन्म तिथि के बाद ऐस सबसे पहले हमारे साथ जो घटना घटती है वो नाम हमारा कुछ आता है, और वह नाम कई राज खोलता है। शुभकारी भी होता है, दुखकारी भी होता है। और यह परिस्थिति तब बनती है जब मूलांक या भाग्यांक का कोई टकराने वाला नंबर हमारे नामांक हो जाए। तो नाम को भी अंकों में परिवर्तित करते हैं, उसकी विधि आपके समक्ष प्रस्तुत है। हर अंक जो नाम हमारे शब्द हमारे सब समक्ष आए, उनका
में प्रयुक्त हुए जो अक्षर हुए उनका अंकीय मूल्य में उसको परिवर्तित कर, फिर अंकों को जोड़कर और तब एकल अंक में बनाकर फिर उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद उदाहरण स्वरूप हमने एक टर्बिन नाम लिया है, जिसका नाम हमने अनुनांक शास्त्र के अनुसार हमने चेन परिवर्तन किया और तब हम अंक देखे और कुल जो 15 होता है उसको एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो 6 होता है। और इस तरह से 6 अंक जो मित्रता का है, पिता का है, ये सभी हमारे लिए उपयोगी कितना होंगे यह देखा जाए। इस प्रकार अंक शास्त्र एकल अंक पर काम करके हमें बहुत कुछ बताते हैं। और जब भी कोई समस्या होती है उसका मूल कारण होता है अंकों को असंतुलित होना, हमारी जन्म तिथि में किसी अंक का नहीं होना, मिसिंग होना, और किसी अंक का जरूरत से ज्यादा हो। और इसी तरह से हम अंकों की दुनिया में अंकों को, अंक शास्त्र को की विवेचना करते हैं। यह बहुत ही आसान है, उपयोगी है और कारगर। तो चलिए आज के पंचांग के अनुसार देखते हैं कि आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का मूलांक 2 और 9 बनता है, क्योंकि तिथि 11 और 7 2025 है। 11 को जोड़ते हैं तो 2 होता है और पूरे अंक को 11 7 2025 को जोड़ते हैं तो 9। 2 और 9 का संबंध आपस में कटुता का होता है, इसलिए आज का दिन सामान्य सभी के लिए सावधान रहने की जरूरत है। अब इस अगर हम 9 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज का जो कंडक्टर है और बाकी जो ड्राइवर के अंक हैं उसके साथ कैसा तालमेल। तो 9 अंक वाले का एक अंक के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, क्योंकि ये सुपर सक्सेस है। तो जो जातक 1 10 20 28 को जन्मे होंगे उनके लिए दिन आज अच्छा है। शेष ग्रह शेष अंकों को देखें तो 2 3 4 मूलांक वाले और 9 मूलांक वाले, इन लोगों के लिए आज शुभ दिन नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। 2 मूलांक वाले और 3 मूलांक वाले शत्रुता का संबंध है, और 4 मूलांक वाले अति शत्रुता का संबंध है। 9 मूलांक वाले अति शत्रुता का अंक है, संबंध है आपस में। इसलिए 9 मूलांक वाले आज सावधान रहे, 4 मूलांक वाले अति सावधान रहे, 4 और 9 वाले, और 2 और 3 वाले सावधान रहे। वही 5 6 अंक 7 8 जिनका अंक है, जिनका जन्म तिथि 5 14 23 को है, 6 15 24 को है, 7 16 25 को है और 8 17 26 को है, उनके लिए आपस के संबंध तटस्थता का होगा, इसलिए वो मिश्रित फल देंगे। दिन सामान्य रहने की संभावना है इन जातकों। तो इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इस प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को नोटिफिकेशन बटन चैनल का जरूर दबा दें, ताकि आपको हर चैनल से पोस्ट आपके तक पहुंच सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। और अंत में हम इसके पूर्व की विदा लें, आपसे अनुरोध करेंगे कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में शुभता हो, वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और शुभ बना सकें। नव तारा चक्र पद्धति पर अपने आप को आकलन कर सके कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। चंद्रमा के अनुसार अपने आप अपने नक्षत्र को पहचान सकते हैं कि कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आज का दिन कैसा है। और नव तारा चक्र और चौघड़िया के अनुसार शुभ मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं, और अंक ज्योतिष से आप 70 से 80% सफलता का सुनिश्चित कर सकते हैं, यदि वो अपना लें। और इस आपको इसका इसकी जो है इससे संबंध आपका जितना गहरा होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद। तो चलिए, इसी प्रस्तुतियों के साथ हम आज विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रदेव तथा माँ लक्ष्मी की कृपा पर बरसती रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी।